अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्रॉस फायर और मैं हूं मोहम्मद नौशाद अली। नाजरीन, किसी भी मौजू पर जाने से पहले अपने जो नाजरीन हैं उनको मेरी तरफ से ईद मुबारक। आज तीसरा दिन है, अगरचे के अख्ताम के करीब है। बहरतौर आज की जो एक अच्छी खबर है, बल्कि बड़ी खबर है, और यही एक खबर है जो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर डिस्कस हो रही है, और वो ये है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो 48 आवर्स का अल्टीमेटम दिया था उसे अब 5 दिन तक के लिए मौखर कर दिया है। यानी ईरान के जो पावर प्लांट्स हैं या तवानाई की तनसीबात हैं उस पर हमले की बात की थी अमरीकी सदर ने कि हम उस पर हमले करेंगे, उसको आइंदा 5 दिन के लिए जो है वो मौखर कर दिया है अमरीकी सदर ने। ऐलान उन्होंने अपने ट्रुथ से जो उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर यह किया है कि जी बड़ी मुस्बत बातचीत हो रही है ईरान के साथ। गुज़िश्ता 2 रोज़ से भी बात हो रही है और आइंदा भी होती रहेगी। इन्हिसार अगरचे के ये जो हमले रोके गए हैं ये उस बातचीत पर होगा, यानी ये एक तरह का जो क्लॉक है उनके सर पर ये टिक टिक करता रहेगा। लेकिन बहरहाल जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि फ़िलहाल अमरीकी सदर की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है कि आइंदा 5 रोज़ तक जो पावर प्लांट्स हैं या जो तवानाई की तनसीबात है उन पर हमले नहीं होंगे। एक बात। दूसरी बात यह है, लेकिन ईरान की तरफ से जो पासदारान इनकलाब हैं वो कह रहे हैं कि हमारी किसी से कोई बातचीत नहीं हो रही। अब ये मामला क्या है? ये अजीब सी बात है कि दूसरा फरीक जो है वो लाइल्मी का इजहार कर रहा है किसी मुज़ाकरात से, क्योंकि हमें ये मालूम है कि बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही थी। बरतानिया और दीगर ममालिक, चंद ममालिक के ज़रिए अमरीका बातचीत तो कर रहा था, लेकिन अली लारिजानी की शहादत के बाद, जो उनके नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइज़र थे, उनकी शहादत के बाद जो मामला हुआ उसमें सुनने में आ रहा था कि तातुल का शिकार हैं जो मुज़ाकरात हैं कोई हो नहीं रहे। अब मामला ये है कि इस वक्त जो ये अमरीकी सदर हैं या अमरीका ने जो एक कदम पीछे लिया है इसका क्या मतलब है? क्या इससे ये मतलब अखज़ किया जाए कि जो अमरीका है वो अब इस जंग से राह फरार इख्तियार कर रहा है, या ये कोई जंगी हिकमत अमली भी हो सकती है? क्योंकि जब ये बात की गई है उससे चंद घंटे कबल जो बरतानिया की जो एटमी आबदोज़ है वो मशरिक़ वस्ता पहुँच चुकी थी। बरतानिया जो एक वक्त में इस जंग का साथ ना देने की बात कर रहा था, आखिरकार उसने घुटने टेके अमेरिका के सामने, डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के सामने, अगरचे नेटो और यूरोपीय ममालिक अभी भी इस चीज़ पर रजामंद नहीं है। बहरहाल ये जो सारा सिनारियो इस वक्त है, ख़ास तौर पर जब ईरान क्लस्टर बमों से हमलावर है इसराइल पर, और उसकी फुटेजेस भी, अगरचे के वहाँ पाबंदी है लेकिन वहाँ से फिर भी कुछ ना कुछ फुटेजेस सामने आ रही हैं। रूस ने वाज़े तौर पर कहा है कि आबनाए हमस बंद करना जो है वो ईरान का हक है, हक दिफा है। ये इसके ऊपर जो है वो रूस ने हिमायत की है ईरान की, और साथ ही कहा है कि अगर आप चाहते हैं कि आबनाए हरमज़ खुल जाए तो आप जो है ईरान पर हमले बंद कर दें, यानी जंग बंदी की बात की है। सिचुएशन इस वक्त बड़ी गंभीर है, दोनों तरफ से हमले बाहर तौर जारी हैं, ईरान और इसराइल की तरफ से भी एक दूसरे पर। लबनान में भी इसराइल हमले कर रहा है। आबनाए हरमज़ से इस वक्त जापान का एक बहरी जहाज़ जो है वो जो $2 मिलियन देकर वहाँ से रवाना हुआ है। इसी तरह से वो तमाम जो जिनको ईरान ने इजाज़त नहीं दी, अगर वो ममालिक चाहते हैं कि वहाँ से ईरान की तरसील हो, क्योंकि ईरान यहाँ पर जो तेल का मामला है वो इस हद तक गंभीर है कि 1 करोड़ 10 लाख बैरल यौमिया ये जो है ना इस वक्त शॉर्टेज का सामना है दुनिया को, जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस बहुत तेज़ी से ऊपर जा चुकी हैं। अगरचे कि ये अमरीकी सदर के ऐलान के बाद कुछ थोड़ी सी डाउन हुई थी, लेकिन फिर अपवर्ड ट्रेंड की तरफ हैं, $94-95 के करीब हैं। सिचुएशन बड़ी गंभीर है। 1970 में इस हद तक ऑयल शॉर्टेज का सामना करना पड़ा था, उसके बाद अब ये चीज़ें देख रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन है इस वक्त ये देखना ये होगा कि ये जो ईरान इसराइल अमेरिका जंग है ये इसका ऊँट किस करवट बैठता है। इस मौजू पर मेरे से बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं आसिफ बाजवा साहब मुस्लिम लीग नून से, फिरदौस शमीम नकवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, ब्रिगेडियर फारूक हमीद सीनियर तजियाकार हैं वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं, कादर खान मंदो खेल भी जल्दी ही हमें ज्वाइन कर लेंगे। मैं सबसे पहले फारूक हमीद साहब आपके पास आऊँगा, क्योंकि मामला अब ये जंग का है, चूँकि ये अस्करी मामलात हैं, ये कोई हिकमत अमली, जंगी हिकमत अमली है एक कदम पीछे हटाने की अमरीकी सदर की, या वाकईतन आपको लग रहा है कि अमेरिका फंस चुका है और अब वो कोई फेस सेविंग चाहता है और कोई ऐसा रास्ता ढूंढ रहा है कि किसी तरीके से वो इस जंग से बाहर निकले? क्योंकि इसराइल बाहर तौर अभी इस चीज़ के लिए शायद तैयार नहीं है, बावजूद इसके कि उसको मार भी पड़ रही है और उसने वो जिसे कहते हैं ना कि अपना ही जो एक तरीकाकार था उसका लोगों पर बम बरसाने का, अब वो इसराइलियों ने भी उसका टेस्ट चखा है। लेकिन आपको लगता है कि ये अमेरिका वाकईतन इस जंग के अंदर जो है वो कोई नई हिकमत अमली अपना रहा है?
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात यह है कि ट्रम्प साहब जो हैं, ये तो आपको मालूम है कि यू टर्न के बादशाह हैं और बहुत ही अनरिलायबल और रैश किस्म के उनके बयानात भी होते हैं और उनके एक्शन भी होते हैं। जी। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह की मार अमेरिकन को भी पड़ी है इकोनॉमिकली, जो वो उनके ऊपर प्रेशर आया है, और जो मिलिटरली भी उन पर प्रेशर आया है कि उन्होंने बहुत कुछ कवर किया हुआ, छुपाया हुआ बता नहीं रहे। जिस तरह उनके बेसिस के ऊपर अमेरिकन जो है, गल्फ में जो बेसिस है अमेरिकन जो है वो मारे गए ईरानियन मिसाइल अटैक से। जिस तरह उनकी जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उनको नुकसान हुआ है, वो सीन से गायब हो गए, उनका नाम भी वो नहीं लेते हैं। यूएसएस जेरल्ड फोर्ड और यूएसएस अब्राहम लिंकन, जी। ठीक है ना जी। और जिस तरह आपने हुर्मुज़ जो है वो ईरान के बिल्कुल मुकम्मल कंट्रोल में है। और मैं ये समझता हूँ कि ये वाकई इट कुड बी अ डेस्परेट अटेम्प्ट फॉर अ फेस सेविंग। एक तो ये है कि उसको कोई फेस सेविंग मिल जाए, कोई एनआरओ मिल जाए ईरानियन से। लेकिन ईरानियंस का ये कहना कि जी हम ना डायरेक्टली को बात कर रहे हैं ना इनडायरेक्टली बात कर रहे हैं, इसका एक बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है। एक उसकी ट्रम्प की इस पर्सनालिटी के ऊपर, ट्रम्प के बयान के ऊपर, कि जनाब इसका मतलब ट्रम्प वाकई डिसीव कर रहा है लोगों को, ग्लोबल कम्युनिटी को धोखा दे रहा है। और एक ये भी कहा जाता है कि जनाब जब हफ्ता शुरू होता है तो जो पिछले वीकेंड पे क्लोजिंग जो एनर्जी प्राइसेस थी वेरी हाई चली गई थी। इसी जी, तरह स्टॉक मार्केट्स $113 के करीब। जो इतनी लो गई है। तो ये आपको ये एक किस्म का एक तरीका हड़बा है अपना ट्रम्प की तरफ से कि कोई ऐसी एक स्टेटमेंट दी जाए, ना इधर ना उधर, ठीक है ना जी। दरमियान में उसने ये तो नहीं कहा कि मैंने सीज फायर का ऐलान कर दिया है, उसने जी। जी। ये तो नहीं कहा कि मैंने ऑपरेशन जो है तमाम खत्म कर दिया है। उसने तो एक पॉज की बात की है अगेंस्ट दी एनर्जी और ये जो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के टैक्स के ऊपर। बाकी मिलिट्री ऑब्जेक्टिव पे जंग तो हमले तो है वो जारी रहेंगे। तो आप भी देखें कि आज जैसे वो ऐसी स्टेटमेंट देते हैं हल्की सी पॉजिटिव, तो एकदम मार्केट भी रिबाउंड करती है, जी। स्टॉक मार्केट भी चढ़ती है। सो लिहाजा ये आप ये देखें कि ये उसके उसकी चाल है, ये उसकी हिकमत अमली है। लेकिन लोग, मैं आपको भी बता रहा हूँ, लोग इसको उस तरह देख रहे हैं कि भाई जो इसराइल है उसके हमले तो जारी है ईरान के ऊपर, और ईरान के हमले भी जारी हैं इसराइल के ऊपर। सो लिहाजा ये अब आने 3-4 दिनों में पता लगेगा कि देख रहा, पिछले हफ्ते उसने क्या कहा था, उसने कहा था आई एम वाइंडिंग डाउन माय ऑपरेशन। जी। उसके बाद एकदम पॉजिटिव लहर आई एनर्जी मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, आई एम वाइंडिंग अप माय ऑपरेशन। जी। जी। और उसके बाद क्या खौफनाक जंग हुई, किस तरह उन्होंने हमले किए ईरान के पावर स्ट्रक्चर पे, ईरान के तमाम एनर्जी सेक्टर के ऊपर। लेकिन ईरान ने कैपिचुलेट नहीं किया, ईरान ने सरेंडर नहीं किया। ईरान जो है वो उसने बल्कि और ज्यादा उसके हमलों में तेजी आ गई। 75 के करीब ईरान के अभी तक मिसाइल अटैक्स इसराइल पे हो चुके हैं। तो ये हो नहीं सकता कि ट्रम्प साहब जो है वो किसी तरह एक किस्म का जंग बंदी का ऐलान करें, वो तो उन्होंने किया नहीं है, और इसराइल के हमले जारी रहे। तो एक तजाद है, एक हिपोक्रेसी है जो हमें नजर आ रही है इस वक्त। ठीक है। मैं चाहूँगा फिरदौस साहब, ये जो ईरानियों ने जिस तरीके से अमेरिका को, जैसे कह लीजिए कि जिस तरह से उनको रिटेलिएट किया है और जिस तरह से ये रेजिस्टेंस दी है, आपको क्या लग रहा है कि ईरान जो है, अमेरिका बीइंग अ सुपर पावर, वो आसानी से जाने देगा ईरान को? या ये जो बात अब की जा रही है कि भाई वो फेस सेविंग चाह रहा है, इस वक्त वाकईतन वो फेस सेविंग चाह रहा है और वो जंग से राह फरार इख्तियार कर जाएगा? देखिए, अंग्रेजी का एक जुमला है, एज्यूम। असल में ट्रम्प साहब ने बहुत सारी चीजें एज्यूम कर दी थी। और पहला एज्यूम्पशन उनका जो था वो ये था कि अगर आयतुल्लाह अली खमनाई शहीद वो इस दारे फानी से रुखसत कर दिया जाएगा तो ईरान के अंदर अवाम बगावत कर देंगे और वो बड़े आराम से रजा शाह पहलवी को लेके आ जाएंगे और उसके बाद खत्म जंग, अमेरिका के हदाफ हासिल हो जाएंगे। लेकिन हमने स्कूल में एक जो पढ़ा था कि एज्यूम का मतलब क्या होता है कि पहले 3 लफ्ज को एक साथ कर लीजिए, ASS, यू और मी। तो यहां जो है एज्यूम करना जो है ये बड़ी खतरनाक चीज होती है।
तो इस वक्त जो है एज्यूम में जो एस लग रहे हैं वो पोटस लग रहे हैं, हजरत पोटस वो लग रहे हैं पोरस के हाथी। हाथी हैं लेकिन लग रहे पोरस के, तो ठीक है पोटस के बजाय पोरस समझ लीजिए। आप इस जंग का कोई भी खात्मा देख लीजिए, जी। ये खात्मा उस वक्त हो सकता है जब ईरान के ऊपर अमेरिका काबिज हो जाए, इस हुकूमत को हटा दे और अपनी मर्जी की हुकूमत को बराजमान करा दे। ये कौम है नहीं, ये खाना जंगी की तरफ दावत है। ये जंग फिर चलेगी सालों साल, उसी तरह चलेगी जैसे वियतनाम की चला है, जैसे अफगानिस्तान चला है, और वहां भी इनको मुंह की खानी पड़ी, बाद में भी इनको मुंह की खानी पड़ेगी। ये मैं अभी से कह रहा हूं जी। और ये अमेरिका के अपने प्लानर्स को भी ये बात नजर आ रही है कि यू कैन नेवर कैप्चर अ नेशन हुज पीपल आर यूनाइटेड। और इस वक्त जिस लेवल की नफरत अमेरिका और इसराइल की तरफ पूरी उम्मत मुस्लिमा की है, इंक्लूडिंग अरब स्टेट्स, वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, इनके हशर हशर हो जाएगा। दूसरा, अगर इन्हें सिर्फ स्टेट ऑफ हॉर्मोस के ऊपर कब्जा किया, जिसके ऊपर वो अपने ट्रूप उतार दें, पाकिस्तान के ट्रूप उतार दें, सऊदी अरेबिया के उतार दें, या और ममालिक के ट्रूप जो IDF के अंदर है वो उतार दें कि हम तेल की गुजरगाह कर रहे हैं, तो वो गुजरगाह नहीं खोल सकेंगे। स्ट्रेट को तो खोल लेंगे लेकिन वहां जहाज मिसाइल का टारगेट बनते रहेंगे, तो वो भी इनका हदफ नहीं हासिल होगा। इनके लिए इज्जत का रास्ता इस वक्त सिर्फ यही है कि जी हमने एक सबक सिखाना था ईरान को, वो हमने इनकी इतनी क़यादत ख़त्म कर दी, इनके इतनी चीज़ें हमने ख़त्म कर दी, और अब जो है अमेरिका हैज़ प्लेड इट्स रोल एंड इट्स लीविंग दिस थिएटर ऑफ वॉर। लेकिन मसला ये है ना फिरदौस साहब, दुनिया को तो पता लग रहा है ना कि क्या हो रहा है। हमने जंग बंदी कर दी, तब भी जंग चलती रहेगी ईरान की इसराइल के साथ। जब तक ईरान के अंदर दम खम है, वो अपनी मर्जी से जिस दिन मूड हुआ करेगा कि आज उनका मूड हुआ कि यार आज शहीद मिसाइल चला दो, आज कुछ 2-4 ड्रोन फेंक तो वो फेंकते रहेंगे और वो तंग करते रहेंगे। और इसराइल के लिए जो है अब ये रास्ता जो है, कहते हैं ना जब तक खौफ था अब पूरे मुसलमानों का झाका मिट गया। अब लेबनान से भी हमला होगा, सीरिया से भी होगा, बाकी जगह से भी होगा, और उनको सबको नजर आ गया कि इसराइल की तबीयत कैसे साफ की जाती है। ठीक, तो ये तो मेरा तज्जिया है, बाकी आप जाने। ठीक है, मैं ज़रा वो जो हमारे बाजवा साहब हैं, आसिफ बाजवा साहब, उनसे भी ज़रा ये पूछूं कि ये जो UAE है वो तो तैयार खड़ा है अमेरिका का साथ देने के लिए। सऊदी अरब भी वो जैसे कह लें कि अलार्म कर रहा है कि किसी भी वक्त जो है वो हमलावर हो सकता है या इस जंग में शामिल हो सकता है। अगरचे बात यही की जा रही है कि पाकिस्तान अब तक रोक रहा है इस सारे मामले को, लेकिन ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन के अंदर आपको लगता है कि जो सऊदी अरब का साथ देना या फैसला करने का वक्त आ गया, तो पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब के साथ खड़ा होगा या उसको बहरहाल, क्योंकि चूज तो करना पड़ेगा, अगर सऊदी अरब ने फैसला कर लिया और हमारा चूंकि दिफाई एग्रीमेंट भी है, तो क्या रास्ता होगा पाकिस्तान के पास अदर देन दैट? अली साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। सर गुजारिश ये है कि सबसे पहली बात यूं है कि अमेरिका ने और इसराइल ने ईरान को अंडर एस्टिमेट किया जी। उन्होंने अंडर एस्टिमेट लिया उनको कि ये जब हम अटैक करेंगे तो ये 2-3 दिन के अंदर वहां की जो कौम है, जो अवाम है, वो सड़कों पे निकल आएगी और अली खामनाई या पाकिस्तान इनकलाब के जो मुखालिफ लोग हैं या अली रजा पहलवी के जो रजा शाह पहलवी की बाकियात हैं, उनके फेवरिस्ट जो लोग हैं, वो रजीम चेंज के लिए सड़कों के ऊपर निकल आएंगे। तो वो ऐसा नहीं हो सका। ईरानियों ने ये साबित किया कि वो एक कौम है और जो उन्होंने बतौर, जब उनका नाम, उनके मुल्क का नाम फारस था, उन्होंने बहुत बड़ी एक सल्तनत थी और उन्होंने एक बहुत बड़ी हुकूमत की। उन्होंने साबित किया कि हम ये इस तरीके से आपसे डरने वाले नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद जब ईरान ने रेजिस्ट किया, रिटेलिएट किया, तो एक चीज ईरान के खिलाफ गई। लोग ये समझते हैं, पूरी उम्मा के लोग ये समझते हैं कि ईरान को UAE, कतर, सऊदी अरब और दीगर मिडल ईस्ट की रियासतों के खिलाफ अटैक्स नहीं थे करने चाहिए,
उनको सिर्फ और सिर्फ जिस तरीके से उन्होंने अली खामनाई साहब को शहीद किया, इनको चाहिए था कि ये टारगेट करते नेतन्याहू को या इजराइल को। आपने हमें क्यों टारगेट किया? लेकिन मैं ये समझता हूं कि ईरान ने बड़ी अक्लमंदी के साथ जहां जहां पे अमेरिकन उनके अड्डे थे वहां पे अटैक्स किए और बड़ी कामयाबी के साथ वो कामयाब हुए। अब ये देखना ये है कि ये क्यों इन्होंने 5 दिन का टाइम लिया, वजह क्या है जी? इसकी देर आर सो मेनी काजेस, लेकिन एक दो मैं आपको ये कह सकता हूं। सबसे पहली तो ये है कि ये तारीख गवाह है कि इस तरीके के जो ब्रेक होती है ये एक बहुत बड़ी जंग का पेशखाना साबित हो सकती है। वो तैयारी करेंगे और एक बहुत बड़ा हमला करेंगे ईरान के ऊपर। नंबर 2, ये भी हो सकता है कि ईरान ने उनके धमकियों के बारक्स जो उनको जवाब दिया, उन्होंने कहा कि आप हमारी जो पार स्टेशन है उनको अटैक करेंगे तो हम इन सारी यूएई को और दीगर मिडल ईस्ट को बशमूल सऊदी अरब को हम इनके तेल के और पानी के जखीरों के और इनके जराये को तबाह और बर्बाद कर देंगे जी। ये बात है। अब ये है कि जो अंडर एस्टिमेट की बात मैंने की, कोई दुनिया का मुल्क ये सोच भी नहीं सकता था कि ये 3 हफ्ते तक या 4 हफ्ते तक या ईरान इतना लंबा रेजिस्ट करेगा, रिटेलिएट करेगा, और दिन ब दिन उनके हमले जो है वो टारगेट के ऊपर जा रहे हैं और वो अपने टारगेट्स अचीव कर रहे हैं। अब मैं ये समझता हूं कि जिस तरीके से लोग ये समझते हैं कि जी ये एक पागल आदमी है, ये कभी विड्रा करता है, कभी ये यू टर्न लेता है, मैं ये समझता हूं कि ऐसी बात नहीं है। वो पूरी दुनिया को कमांड करने वाला एक लीडर है। वो ही नोज वेरी वेल कि वो यूएसए का लीडर है। अब ये जो 2 चीजें हैं, एक तो ये कि वो एक नई साजिश हो सकती है, दूसरी बात ये है कि यूएई, कतर, सऊदीया और पाकिस्तान ये बैकडोर चैनल इन्होंने इस्तेमाल किए और उन्होंने उनसे कहा कि भाई आप इस तरह ना करें, ये जो मिडल ईस्ट है, ये जो शहरी रियासतें हैं, इनको ज्यादा नुकसान हो रहा है, आप हमें तबाही बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं, आप हमें बचाएं, और आपकी अगर रजीम चेंज नहीं होती तो आप कोई नया रास्ता इख्तियार करें, आप हमारे मुल्कों को कैसे बर्बाद करना चाह रहे हैं। ये डेफिनेटली मेरा ख्याल है कि जो यूएई और दीगर मिडल ईस्ट या सऊदी अरब है, उन्होंने यूएसए को ये बावर कराने की कोशिश की है कि आप बिल्कुल इस वक्त सिर्फ और सिर्फ हमारा नुकसान कर रहे हैं, और इजराइल जो है वो एक प्री प्लान्ड तरीके से एक कॉन्स्पिरेसी के जरिए भी हमारी जो तेल की तनसीबात है उनके ऊपर हमला हो रहा है। और इसकी मतलब बात भी करी उसने डोनाल्ड ट्रंप ने कि ये मुझे शक पड़ता है कि इस तरीके की बात भी हो रही है। तो मैं ये समझता हूं कि अब ये वक्त ही बताएगा कि क्या वो एक पागल आदमी है। मेरा सवाल थोड़ा सा जरा मुख्तलिफ था भाई साहब। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि इस वक्त जो सिचुएशन है, आपने खुद एक ऑप्शन बताई कि जी बहुत बड़ा हमला की तैयारी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। उस एक सूरत के अंदर जब पाकिस्तान को चुनना पड़ जाए तो अब हुकूमत हमारी जो है, अगरचे कि अभी तक बहुत अच्छा राइटफुली प्ले कर रही है, बड़ा अच्छा तरीके से काम कर रही है, अभी तक काबू में हैं चीज़ें, कंट्रोल से बाहर, लेकिन फ़र्ज़ कर लीजिए कि अगर ये चूज़ करना पड़ गया और ये वक्त आ गया तो पाकिस्तान की क्या हिकमत अमली होगी? पाकिस्तान ईरान पर हमलावर होगा सऊदी अरब के साथ मिलके, या वो सऊदी अरब का जो दिफाई एग्रीमेंट है उसको जो है ना डिफाई करेगा? देखिए सर, ये चूंकि इसमें अगर अकेला इसराइल हो तो फिर और बात है, अगर खित्ते के लोगों की लड़ाई हो तो और बात है, लेकिन जब दुनिया की एक सुपर पावर जो है वो अमेरिका है, अगर उसके साथ लड़ाई होगी तो फिर पाकिस्तान की गवर्नमेंट जिस तरीके से अभी आज की तारीख तक वो पार्ट प्ले कर रहे हैं, वो कभी भी नहीं ये चाहेंगे, हमारी गवर्नमेंट ये कभी भी नहीं चाहेगी कि हम या ईरान के सामने सीधे खड़े हो जाए या हम सऊदी अरब के साथ सीधे खड़े हो जाए। पाकिस्तान गवर्नमेंट की यही पॉलिसी रहेगी कि हम इनको मुज़ाकरात की मेज पे लेकर के आए और डायलॉग के जरिए इस मामले को हल किया जा सके। अदरवाइज ऑप्शन जंग तो है ही है। वो तो जिस तरीके से सारी दुनिया बोल रही है कि जी हम 3rd वर्ल्ड वार की तरफ बढ़ रहे हैं, और पाकिस्तान इसमें बहुत अच्छा पार्ट प्ले करेगा, और हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम अपने जो हमारा हमसाया मुल्क है उसके साथ या हम सऊदी अरब के साथ एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़े। हम ये इस तरीके से नहीं, हम ये इसको डेफिनेटली टेबल टॉक पे लेकर के आएंगे और इसकी कीमत भी हमें शायद चुकानी पड़े, लेकिन हम ये चाहेंगे
कि दुनिया थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ ना जाए, हम टेबल टॉक की ठीक है तरफ बाजवा साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से जब वापस आते हैं तो ब्रिगेडियर साहब से ये पूछते हैं कि ईरान की, अगर फ़र्ज़ कीजिए कि अमेरिका की ये जंगी हिकमत अमली है, 5 दिन का वक्त लिया है और किसी बड़े हमले की बात की जा रही है, तो ईरान का क्या जो है ना वो किस किस्म का जवाब होगा, क्या एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए कि ईरान उसको भी सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इस पर डिस्कस करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी कि जो ये भी हो सकता है कि अमेरिका 5 दिन का जो ये वक्त ले रहा है, इसके बाद कोई बड़ा हमला, क्योंकि ट्रंप साहब से कोई एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, वो किसी वक्त कुछ भी कर सकते हैं बतौर सुपर पावर के, उनके पास जैसे कह लीजिए कि हर तरह के ऑप्शन ज़रूर मौजूद रहते हैं। रूस का जो किरदार है वो बड़ा अहम है। रूस ने बहुत ओपनली कहा है कि अबनाए हर्मुज़ को बंद करना जो है वो ईरान का दिफाई जैसे कह लीजिए हक है, और ये उसी सूरत में खुलनी चाहिए जब जंग बंदी हो। ईरान की तरफ से भी जो कंपनसेशन से लेकर आइंदा किसी सूरत भी उस पर ना हमला होने की गारंटी, और जो उसके असासे हैं उनको गैर मुंजमद किया जाना या वापस खोले जाना वगैरह जैसे मुतालबात भी बाज़ जगहों पर से सामने आए हैं। चीन भी सपोर्ट, चीन की भी नज़र आ रही है। तो ब्रिगेडियर साहब, ये रूस और चीन की सपोर्ट के साथ आपको लगता है कि जो जिस बड़े हमले की बात की जा रही है, हो सकता है जिसकी पॉसिबिलिटी की बात की गई है, ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो, लेकिन अगर वो होता है तो क्या ईरान उसको सर्वाइव कर पाएगा? और दूसरा, जो आपने हर्मुज़ की बंदिश है, ये एक किस्म का ना, आप देखें पूरी दुनिया की तजारत की एक इशारा इस वक्त बना हुआ है, और इतना ज़्यादा नुकसान एयरलाइंस को, $53 अरब का नुकसान हो चुका है। बड़ी एयरलाइंस को जो तेल की कीमतें हैं वो ऑलमोस्ट डबल हो गई हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है दुनिया की मईशतों के लिए। छोटी मईशतें शायद सर्वाइव भी ना कर पाएँ अगर ये जंग थोड़ा और तूल पकड़ जाए। तो इस सिचुएशन में क्या ईरान का लाएअमल होगा आगे? देखिए, जहां तक आपने रूस और चीन की बात की, तो मेरे ख्याल रूस की तरफ से ये स्टेटमेंट आ चुका है कि अगर खुदा न खास्ता ईरान के ऊपर कोई नॉन कन्वेंशनल वेपन जो है वो इस्तेमाल किए जाए एज अ लास्ट रिजोर्ट, उनको बिल्कुल क्रैश करके उनको सरेंडर करने के लिए, तो फिर रूस जो है वो भी आराम से नहीं बैठेगा और फिर वो भी कुछ ना कुछ इस्तेमाल करेगा। ये बहुत ही खौफनाक सिनेरियो है जो कि इस वक्त सामने नजर आ रहा है। अल्लाह न करे कि इस तरफ मामला जाए। लेकिन मैं ये कहूंगा, क्योंकि ट्रंप साहब जो है उनको बड़ा, उनका कंट्रोल पर बहुत कंट्रोल है इसराइल का, नेतन्याहू का, ज़ायनिस्ट का, और वो उनका तो एजेंडा बड़ा क्लियर है कि उन्होंने मुसलमानों को एलिमिनेट करना है, और खासकर ईरान जो इसकी सबसे बड़ी हर्डल ऑफ रेजिस्टेंस है, मुज़ाहमत है। तो मेरा ख्याल है कि हम इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं कर सकते कि ये चंद दिनों के बाद अगर वो देखें कि जनाब ईरान जो है वो तो और अपनी ताकत दिखा रहा है, उसके मिसाइल खत्म नहीं हो रहे हैं, उसके ड्रोन अटैक्स खत्म नहीं हो रहे हैं, और अब मैं हुर्मुज़ को कोई उसकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, और वो जो अमेरिकन मिलिट्री बेसेस हैं गल्फ में, उनको वो रिपीटेडली अटैक कर रहा है, बल्कि ममालिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अटैक कर रहा है। तो फिर आई विल नॉट बी सरप्राइज कि ये तो ऐसा बहुत ही एक्सट्रीम कदम उठाएं जो कि एक बड़ी खौफनाक तबाही। ब्रिगेडियर साहब, आप समझते हैं कि आज के इस दौर में, ब्रिगेडियर साहब, आज के इस दौर में हिरोशिमा नागासाकी, अगरचे कि बड़े प्राउडली जब जापानी वज़ीर-ए-आज़म के साथ वो खातून थी उनके साथ बैठे हुए थे, उस वक्त उन्होंने याद भी कराया, उन्होंने उनको वो बताया कि सरप्राइज़ क्या होता है, लेकिन ये सरप्राइज़ जो है ये तो फिर अल्टीमेटली जिस तरह आपने कहा है रूस का, ये तो फिर बिल्कुल ओपन तीसरी जंग अजीम की बात हो रही है। फिर तो कोई चॉइस बचेगी? आपके ख्याल है कि उसके बाद कोई रह जाएगा कि भाई कोई मामला मुज़ाकरात या उससे आगे बढ़ेगा कि चीज़ों का? ये आपकी बात सही है कि क्योंकि जो 3 सुपर पावर है मेन, रूस, चीन और अमेरिका, मैं समझता हूं उनके दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग भी है कि ठीक है अपनी रीजनल वॉर्स वो सारे लड़ेंगे। 3 साल से यूक्रेन में भी जंग भरपूर हो रही है रूस की, और रूस यूक्रेन को शिकस्त नहीं दे सका, लेकिन उससे ज्यादा कोई और मामला आगे बढ़े नहीं है फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। तो कोई न्यूक्लियर ऑप्शन हो गया, ये चीजें होगी, तो ये अंडरस्टैंडिंग हो सकती है बिलो द टेबल बिटवीन द सुपर पावर कि जी जंग आप करें रीजनल, लेकिन हम इसमें फिजिकली इन्वॉल्व नहीं होंगे। वो अलग बात है कि ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से अमेरिका के F-15, F-16, F-35 को बड़ा चुन चुन के मार गिराया गया है, तकरीबन 17-18 जहाज,
जो कि अमेरिका सोच भी नहीं सकता था, और जिस तरह उनकी टारगेट्स जो है उन पे इतनी प्रिसीजन मिसाइल अटैक्स हुए, गालिबन उसमें कोई खास स्पेशल किस्म की इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन है और गाइडेंस है जो कि चीन और रूस की तरफ से ईरान को मिल रही है। तो ये बात ध्यान में रखनी है। और दूसरा मैं एक बात फिर कहूंगा, ईरान की सबसे बड़ी डिमांड जो हम यहाँ बात करना भूल गए, वो अमेरिका को कह रहे हैं आप अपने बेसिस वाइंड अप करें गल्फ में, जी अपने जी बेसिस वाइंड अप करें। हाँ जी तो वो अब ये बड़ी, अब मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ जो आपने ब्रेक से पहले सवाल छोड़ गए थे आप, जी जी देखिए 99.999% पाकिस्तानी जो है वो बिल्कुल पिछले साल भी और इस साल अभी भी ईरान के साथ पाकिस्तानी अवाम की दुआएं हैं, पाकिस्तानी अवाम की पूरी मॉरल सपोर्ट है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान के अवाम जो है इतना ही डीपली हम इन्वॉल्व हैं, एंगेज्ड हैं। जब सऊदी अरेबिया की सालमियत और सऊदी अरेबिया की सिक्योरिटी की बात होती है, और पाकिस्तान के अवाम कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसी सूरत हाल पैदा हो जिसमें हमें फैसला करना पड़े कि हम ईरान के साथ हैं या हम सऊदी अरेबिया के साथ हैं। पाकिस्तानी कौम मेरे ख्याल जो मौजूदा हमारा रोल है वो यही पसंद करेंगे कि किसी तरह मामलात को बिगाड़ से, मजीद बिगाड़ से बचाया जाए और दो मुसलमान ममालिक लेकिन भैया साहब ये हमारे आवाम की ख्वाहिश की चॉइस तो नहीं होगी ना, उसको रोका जाए। ये तो हमारे हमें इसी रास्ते पे चलना चाहिए। नहीं ठीक है, वो आई एग्री विद इट, मतलब ये तो अंडरस्टूड बात है, लेकिन ये हमारे अवाम की ख्वाहिश पर तो ये यकीनन ये मामला तय नहीं होना। मैं तो वो उस एक पॉइंट की बात कर रहा था। मैं अब जो है ना इस वक्त जो प्रॉब्लम है फिरदौस साहब, ये इंपॉर्टेंट है कि ईरान कहता है कि मैं दिफाई लाइन हूं। ग्रेटर इसराइल की बात बिल्कुल ओपनली की जाती है, उसके नक्शों से लेकर उसकी वो सऊदी अरब का हिस्सा हो, वो कोई और ममालिक के हिस्से हों, वो सारा ग्रेटर इसराइल का फॉर्मूला सबके सामने है। और ट्रंप साहब जो है वो पूरे तरीके से इस वक्त जो है उनके कब्जे में हैं, कंट्रोल में क्या हैं, उनसे ब्लैकमेल हो रहे हैं या वो उनके लिए हमदर्दी रखते हैं, वट एवर द रीजंस मे बी, बट इस वक्त वो इसराइल के साथ बिल्कुल ओपन कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। इस सूरत के अंदर अगर ईरान खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे फॉल करता है, तो ये जो बाकी ममालिक हैं, अरब ममालिक, आपको लगता है कि ये इसराइल के सामने ठहर पाएंगे? देखिए बात सारी ये है कि अरब ममालिक को अब नजर तो आ गया है कि देयर प्रेडिकेमेंट इज कि अगर वो अमेरिका को अड्डे ना देते तो वो कभी इस जंग का हिस्सा बनते ही नहीं। ईरान हमला ही नहीं करता। उनके ऊपर हमला होने की वजह जो है वो अमेरिका के अड्डे हो गए। इसी के वो अड्डे इस्तेमाल हो या ना हो, वो एक्चुअली थ्रेट तो हैं, बिकॉज आफ्टर ऑल अमेरिका ने इसराइल पे हमला किया है, और जो अमेरिका का पैक्ट है इन मुल्कों के साथ, इट अलाउज अमेरिका टू यूज दोज बेसेस अगेंस्ट ईरान। इट डज नॉट रिस्ट्रिक्ट इट, दैट्स द प्रॉब्लम। लेकिन देखिए जो बड़े वादे तौर पे सारी दुनिया को नजर आना चाहिए कि अमेरिका नहीं, एक और सुपर पावर ने भी यूक्रेन पे हमला किया, और उनके पास तो तब भी मॉरल ग्राउंड से, जिससे कि वो यूक्रेन को नेटो का हिस्सा बनने नहीं देना चाहते थे। अगर यूक्रेन नेटो का हिस्सा बनने की ख्वाहिश नहीं करता, रशिया हमला नहीं करता जी। दूसरी ये कि जो डिवीजन हुआ था सोवियत यूनियन का, उसके ऊपर जो लैंग्वेज की बेसिस थी, तो यूक्रेन का एक प्रोविंस जो उन्होंने यूक्रेन का हिस्सा बना लिया था, उसके अंदर वो मेजॉरिटी लैंग्वेज वाला प्रोविंस नहीं था। लेकिन रशिया भी ये जंग नहीं जीत सक रहा। तो जबकि रशिया और यूक्रेन का बॉर्डर कॉमन है, हाँ जी, वो ग्राउंड ट्रूप्स बड़े आसानी से इधर उधर जा सकते हैं। तो अमेरिका भी ये जंग जीत नहीं सकता कभी, इसराइल भी नहीं जीत सकता ये जंग। इससे कि इसराइल को भी इतने ट्रूप्स को ईरान तक पहुंचाना नामुमकिन, अव्वल तो उनके पास है ही नहीं इतने कि वो अपनी दिफा के ईरान पे जाके फिजिकली बाय ट्रूप्स हमला करे। वैसे भी पहाड़ी सिलसिला है वहां पर, ईरान का वो एरिया, वो साइड कवर होती है। वो ईरान का पहाड़ी सिलसिले को तो फिजिकली चलिए वो हाँ जी समुद्री जहाजों के जरिए आएंगे, हाँ जी आ सकते हैं आर्मेडा के ऊपर। लेकिन बात यह है कि इसराइल की जो है वो एक रेगुलर आदमी की तादाद तो बहुत छोटी है, उनको हमेशा जो है मोबिलाइज करना पड़ता है, उनके रिजर्विस्ट को कॉल करना पड़ता है, उनके तमाम लोगों को उन्होंने तरबियत दी हुई है फौजी बनने की। जी, वो कर भी नहीं है कॉल। लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर सकते, ना अमेरिका अफोर्ड कर सकता है, ना इसराइल अफोर्ड कर सकता है, वो हम बात है। एक के हाँ
सेंसिटिविटी है, वो कहते हैं ये दूसरों की जंग में हम अपने बच्चों को क्यों मरवाएं, और दूसरों की अपनी जंग तो है लेकिन उनके पास इतनी आबादी नहीं है और वहां खौफ इतनी जल्दी फैलता है जब उनके नौजवान मरते हैं। कि अभी ये डोमिनो पे या डोमिनियन पे जो हाँ भी जी, इस शहर का है जमुना, जिसके अंदर लोग मर गए और 200 जख्मी हो गए, जरा देखे ना वहां से जो खबरें आ रही, जी जी, वहां पैनिक बटन दब गया इसके ऊपर। और ये सूरत है, ईरान ने तो दूसरा काम कर दिया, ईरान ने तो तमाम उम्मत मुस्लिमा में एक शौक पैदा कर दिया है कि तुम लोग पागल हो, शहीद का रिस्क तो खुदा ने गारंटी किया है, यानी आप आलम बरज़ख में भी नहीं रुकेंगे, आप सीधे जो होंगे जन्नत में जाएंगे और जन्नत का चाहे आपको लोएस्ट दर्जा मिले, लेकिन ये तो खुदा का वादा है, तो इसमें बेशक। परेशान होने की क्या जरूरत है। शौक शहादत पैदा कर दिया, इकबाल को सही मानों में ईरानियों ने पढ़ के समझा है और लेकिन वो ये- चले गए हैं उसके ऊपर। लेकिन फिरदौस साहब, इसमें इंपॉर्टेंट ये भी है ना, ये जो अमरीकी अड्डे हैं, अगरचे कि ये अमेरिका की जरूरत थे अपने उनके मामलात के लिए, लेकिन ये कहीं ना कहीं अरब ममालिक ईरान के ही डर से तो उन्होंने ये अड्डे दिए हुए थे। जी देखिए, बात सारी ये है कि सबक इस पूरे उसमें ये आया जी कि यहूद और नसरा, कुरान जो कहता है कभी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, अगर यही बैठ के इस वक्त धोखा किसने दिया, अम्मान जो है वो किसके साथ खड़ा हुआ है, ईरान के साथ खड़ा हुआ है। जी, अम्मान बार बार कह रहा है कि मसले तो सारे तय हो गए थे, एक दफा नहीं 2 दफा तय हो चुके थे। जैसे ही इन्हें नजर आया कि ये पीस एकॉर्ड हो जाएगा, इन लोगों ने वो पीस एकॉर्ड साइन नहीं किया, हमला कर दिया। यही काम किया जो फौज ने हमारी किया था पीएनए मूवमेंट में कि जुल्फिकार अली भुट्टो का और पीएनए वालों का मुआहिदा हो रहा था तो जयाउल हक साहब माशाल्लाह ले आए, वरना वो भी दोनों पार्टियां कहती थी कि हमने एकॉर्ड कर लिया, 90 दिन के लिए आए और 10 साल अटके रहे भाईजान। हाँ जी, तो ये जो भी है ये बदनीयती के ऊपर किया है, ठीक, और अल्लाह भी नियतों का हाल जानता है। खुदा पे यकीन रखिए, इंशाल्लाह हक की फतह होगी, ठीक, और सारी दुनिया को नजर आ रहा है, खुद अरब हुक्मरानों को भी नजर आ रहा है। ठीक है। मैं और मैं चाह रहा हूँ बाजवा साहब को मैं शामिल गुफ्तगू कर लूँ। बाजवा साहब, ये जो बात कर रहे हैं कि जो जिसे कह लें कि मुसलमान ममालिक के अंदर जो ये जज्बा जगा दिया है, आपको लगता है कि ये जो मुस्लिम उम्मा है, जिसे हम उम्मा कहते तो हैं, आपने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक जो कॉपरेशन है, इस्लामी ताउन तंजीम है, या अरब लीग है, या जी OIC अरब लीग है, मुख्तलिफ तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं ज़रूर, लेकिन ये इस हद तक बटे हुए हैं और इनकी कोई ताकत भी नहीं है, यानी इनके पास कोई अस्करी कुव्वत भी नहीं है। वो एक सऊदी अरब ने एक बनाई थी जॉइंट फौज सी, वो चंद ममालिक की, पता नहीं वो कहाँ है और उसका क्या तरीक़ेकार है या वो किस लिए रखी गई है, क्या इस्तेमाल होगी। तो ये आपको लगता है कि ये शौक़ शहादत जो है ये बाकी ममालिक में भी कोई किसी का जागा होगा? मुझे तो नहीं लगता कि कई जो मुसलमान ममालिक बाकी हैं, दीगर ममालिक हैं, वहाँ पर ये कोई इस तरह का ईरान की तरह के जो जज्बात हैं वहाँ पर भी होंगे। देखिए, बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया और ये बड़ा स्ट्रांग क्वेश्चन है। जिस तरीके से आपने OIC की बात की, अरब लीग की बात की, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि क्या आपको UNO नहीं याद आ रहा इस वक्त? UNO का क्या किरदार है, क्या क्या है UNO तो क्या अब वो कहते हैं कि वो लीग ऑफ नेशन वाला ही उसका स्टेटस रह गया तकरीबन। बस ऐसे ही है ना जी। मैं ये समझता हूँ, देखें, मैं ये समझता हूँ कि जो सलामती कौंसिल के मेंबरान हैं, जिस तरीके से उनको वेटो पावर हासिल है, ये कौन सी डेमोक्रेसी है कि ये कौन सा कानून है? इसका मतलब है कि आप इसको डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते दुनिया में, जिस तरह सलामती कौंसिल के अरकान को हक हासिल है कि वो वेटो कर दें। मतलब यह है कि ये डेमोक्रेसी तो नहीं है, ये तो माइट एंड राइट की बात है, ये तो जुल्म वाली बात है। जब तक ये इनसे पार नहीं छीनी जाएंगी, आप इत्तेदाल में नहीं ला सकेंगे। दूसरे तरह की बात कि ये मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं ड्यू पालोजी नकवी साहब से, शमीम फिरदौस साहब से, कि ये शौक़ शहादत जो है ये किसी मुल्क में नहीं आएगा और ये बिल्कुल अपने आप को बचाने की बात करेंगे, अपने अपने रिसोर्सेज की बात करेंगे और अपने अपने मुफादात की बात करेंगे। ये बिल्कुल किसी में कोई शौक़ शहादत नहीं है, ना इनका इतना ईमान जो है वो मजबूत है। हाँ, ये हो सकता है कि जिस तरीके से इस वक्त पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र, ये तीनों ममालिक जो हैं
ये प्रेशराइज करें, किया जाए कि ये ट्रंप साहब को कुछ कहें या ये ईरान से कुछ कहें, क्योंकि ईरान का तो कैटेगोरिकली उसने कह दिया है कि भाई अगर आपके पास कुछ तजावीज हैं तो आप यूएसए से बात करें, हमसे बात ना करें, क्योंकि हमारी तो मीटिंग्स चल रही थी और दे अटैक्ड, तो इसलिए वो कहते हैं उनसे बात करें। और उनसे बात करने के लिए बेहतरीन जो कंपनी कह लें, जो लिमिटेड कंपनीज है, जो सऊदी अरब है या यूएई है, इनका फर्ज बनता है कि वो बात करें, वो बड़ा एक प्रेशर बिल्टअप करें यूएसए के ऊपर कि भाई आप सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर इसराइल की बात ना करें, हाँ हम भी आपके इन्वेस्टर हैं, हम भी आपके साथी हैं, हमने अपनी मईशत को तबाही की तरफ हम लेके जा रहे हैं, वो तो मजीद की वजह से मजीद कई अरब डॉलर देने को तैयार खड़े हैं सर। वो तो यूएई ने अभी मुआहिदा कर लिया है, वो और पैसे देने को तैयार खड़े हैं कि किसी तरीके से जो है वो हमारे मामला। इट इज वन ऑफ द स्ट्रेटेजी कि वो असला बेचना चाहते हैं, इनके साथ इनके पास वो पैसे लेना चाहते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि थोड़ी दिलेरी तो करनी चाहिए सऊदी अरब को और कतर को और ये जो यूएई है कि ये भी जरा उनको प्रेशराइज करें, और ये इनको चाहिए कि एक डिप्लोमेसी के जरिए पूरी दुनिया के पास जाएं, ये यूरोप के पास जाएं, दीगर ममालिक के पास जाएं, ये यूके के पास जाएं, ये दूसरे ममालिक के पास जाएं कि भाई आप क्या कर रहे हैं, इनको समझाएं डोनाल्ड ट्रंप साहब को कि ये हमें जंग की तरफ। साहब अगर आप इजाजत दें तो मैं आपसे एक सवाल पूछूं, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, अगर आपकी इजाजत। जी बोलिए। बाजवा साहब, मेरे एनालिसिस में हुक्मरान नहीं शामिल, शौक शहादत अवाम की बात कर रहा था। और आप ठीक है। दूसरी चीज ये कि आप जो ज्योग्राफी और फिजिकल एग्जिस्टेंस है, लुक एट द शिया पॉपुलेशन ऑफ कुवैत, बहरीन, कतर एंड द ईस्टर्न प्रोविंस ऑफ सऊदी अरेबिया, वहां ये शौक शहादत पैदा हो गया है। ये शौक शहादत इन्हीं हुक्मरानों के खिलाफ इस्तेमाल होगा। बस मेरी बात सुने, मैं भी चाहने वाला हूं, मैं भी मानने वाला हूं मौला अली का और पंजतन पाक का, लेकिन मैं आपको एक अर्ज कर दूं कि वो हमारे एक मौलाना साकिब रजा साहब, वो बड़े सख्त किस्म के ना सुन्नी आलिम है, उनसे इन्होंने बात की, जी आप क्या बात करते हैं, आप ईरान की बात करते हैं, वो तो शिया है। तो साकिब रजा साहब ने बड़ा मजबूत जवाब दिया, उन्होंने कहा भाई अच्छा चले ईरान तो शिया हो गया ना, तो मुझे ये बताएं कि ये जो इजराइल है ये सुन्नी है, मैं उसके साथ चला जाता हूं। तो बात करने का मकसद ये है कि मैं ये समझता हूं, बीइंग ब्रदर, आपसे इल्तिजा करूंगा कि हमें इस वक्त शिया और हम सिर्फ मुसलमानों की बात कर रहे हैं। नहीं, हम आप यहाँ एनालिस्ट के तौर पे बैठे हुए। मैंने अभी मैंने सुन्नी पॉपुलेशन की बात नहीं की। आप फलस्तीन में चले जाएं, वहां तो शिया नहीं है। अब आप देखिए वहां भी शौक शहादत है। मैं पता था कि आप यही बात कहेंगे मुझसे, तो मैंने फलस्तीन का जिक्र नहीं किया था जानबूझ के। मैंने एक जुमला कहा था कि इन मुल्कों की जो आबादी है वो अपना शौक शहादत हुक्मरानों के खिलाफ इस्तेमाल करेगी। इनकी पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ द रूलर ऑफ द मिडिल ईस्ट इज वेरी वेरी प्रिकेरियस नाउ। जी It may be one of the opinion. It's my opinion. I'm not saying it should be your opinion. ना मैं कह रहा हूँ कि आपका ये ओपिनियन हो, मैं तो अपने ओपिनियन की बात कर रहा हूँ। ये दूसरी बात है, कल मुझे भी बुलावा आ जाएगा कि ये आपने क्या बात टीवी पे कर दी। नहीं लेकिन बात है, अगर हम तजिया निकार के तौर पे बैठे हुए हैं, मैं कोई ना ओपिनियन दे रहा हूँ ना तहरीक इंसाफ का दे रहा हूँ, एक सवाल पूछा गया मैं तजिया दे रहा हूँ। ठीक, जितना मेरा इल्म है, इसमें मेरी कोई सियासत, पार्टी की सियासत नहीं, इसका तो वो ताल्लुक ही नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ ठीक बात है। एक इंटरनेशनल सिचुएशन का एनालिसिस कर रहे हैं। द एनालिसिस शुड बी ट्रूथफुल, इन डेप्थ and should cover all aspects. It is not personally my point of view. ठीक, आपका पॉइंट आ गया। मैं चाहूंगा ब्रिगेडियर साहब से जो है ना वो एक छोटा सा कमेंट मैं इस बात पर जरूर लेना चाहूंगा। ब्रिगेडियर साहब, इस जंग ने एक बात तो साबित कर दी है कि अगर आप अस्करी लिहाज से खुद पर इन्हिसार नहीं कर सकते और आप ताकतवर तरीन ममालिक का मुकाबला नहीं कर सकते,
तो फिर आपके हालात जो हैं वो दिगर गोई रहते हैं, वो फिर आप डिपेंडेंट होते हैं। ईरान ने कम से कम रेजिस्टेंस, ये जो 3 हफ्ते से जायद के वक्त की रेजिस्टेंस है, कम से कम उससे ये ज़रूर साबित किया कि बावजूद पाबंदियों के, बावजूद इन तमाम मुआशी मामलात के, उन्होंने अपने आप को प्रिपेयर किया। तो कौमें वही बचेंगी जो प्रिपेयर करेंगी अपने आप को और जो ताकत रखती होंगी। बगैर ताकत के अगर कोई ये समझता है कि वो सर्वाइव करे तो उसका हाल यूक्रेन वाला ही होगा, या अदरवाइज उसके लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होगा। आपने बिल्कुल सही फरमाया। मैं समझता हूं कि ईरान ने जिस तरह की मुज़ाहमत की है, रेजिस्टेंस की है, और ये पहली मर्तबा नहीं, ये सेकंड टाइम वो कर रहे हैं। मैं इसराइल के हवाले से ये खास जंग की बात कर रहा हूँ। पिछले साल भी इस तरह ही हुआ था। हाँ जी। और वो ये जंग, ये अपना ईरान जो है वो तकरीबन वो जंग उस लिहाज से जीत गया। अगर वो अमेरिका इसराइल उसको सरेंडर नहीं करवा सके तो मतलब ईरान ने जंग जीत ली है, इतनी अपना कुर्बानियों के बाद। इस दफा भी यही हो रहा है, और ये बात सही है कि बेशक ईरान की वो एयरफोर्स नहीं है, उस तरह की नेवी नहीं है, एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, लेकिन ईरान ने जो पिछले 2 दहाइयों में मिसाइल टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक्नोलॉजी वगैरह उसमें जो उन्होंने पेशरफ्त की है, एडवांसमेंट्स की हैं, उन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से उन्होंने एक बड़ी वाज़ेह बढ़तरी हासिल की है इसराइल के ऊपर, और उन्होंने वही टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया। अमेरिका को, उनके जो बेसिस को टारगेट किया, उनकी जो नेवल वेसल्स को टारगेट किया, और उनके जहाज़ों को टारगेट किया। मैं समझता हूँ कि जो ईरान की रेजिस्टेंस रही है, ये अब सदियों तक, जनरेशन तक ये अपना ये तारीख में पक्का एक किस्म का जो चैप्टर है वो तो आ गया। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि अभी जो डिस्कशन हो रही थी, देखें एक चीज तो है कि अगर ये गल्फ ममालिक जब गजा पे हमला हुआ था, अगर ये इकट्ठे हो जाते और ईरान इसराइल को कहते हैं कि तुम बाद आ जाओ, हम सब इकट्ठे होकर तुम्हारा मुकाबला करेंगे, इतनी सबकी एयरफोर्सेज, सबकी नेवी इतनी एडवांस्ड एंड स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स हैं, तो मैं समझता हूँ शायद आज ये सेकंड टाइम। लेकिन ब्रिगेडियर साहब वो सब वेपन्स किसी और के दिए हुए हैं। मेरा जुमला सुन ले, मैं समझता हूँ ये गल्फ स्टेट्स ने कॉम्प्रोमाइज किया। ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये मोनार्कीज है। इन मोनार्कीज ने अपनी मोनार्की को प्रिजर्व करने के लिए इन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया विद द सुपर पावर, और इवन फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इनमें से काफी ने तो इसराइल को रिकॉग्नाइज भी किया हुआ है। इजिप्ट और जॉर्डन और तुर्की के अलावा है वो, कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि तुर्की ने कॉम्प्रोमाइज किया है, लेकिन भारत में इमीडिएटली गल्फ कंट्रीज की मैं बात कर रहा हूँ। और आपकी बात सही है कि आज ये अगर पाकिस्तान की अप्रोच बिल्कुल ठीक है। हमने अपना जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स किए हैं, इतना हमारा पैसा जो दफाई बजट में गया पिछले 3-4 दहाइयों में, मैं समझता हूँ दैट मनी वाज वेल स्पेंट। वो इस्तेमाल हुआ वेपन सिस्टम पे, टेक्नोलॉजी पे, और इसका हमने अब देख लिया है जो पिछले साल हुआ, या जो अब हमारे साथ अफगानिस्तान ने किया, जो एक ही दिन 26 फरवरी की रात को 56 लोकेशन के ऊपर पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर जो हमले हम पर हुए। मैं कहता हूँ फिर अगर आज हम कमजोर होते, हमारी एयरफोर्स कमजोर होती, हमारी ग्राउंड फोर्सेस कमजोर होते, हम कभी जो है ये कर ना सके जो हमने पिछले 3 हफ्ते अफगान तालिबान गवर्नमेंट के साथ किया। देखते हैं आगे उधर क्या हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस शमीम नकवी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। आसिफ बाजवा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। फारूक हमीद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो इस वक्त सिचुएशन एट हैंड्स है, जो कंक्लूजन हम निकाल रहे हैं वो ये है कि हर कौम को जो है, हर सूरत, हर मुल्क को अपने वसाइल, अपने जो अस्करी जो ताकत है उसके बलबूते पे ज़िंदा रहना है, और वो ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है कि वह अक़वाम आलम में उस सतह तक ज़रूर मौजूद हो जहाँ वो सुपर पावर या दीगर पावर्स का मुकाबला कर सके। ईरान ने ये साबित ज़रूर किया है। बाकी जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उन्हें इससे सबक हासिल करना चाहिए, और उन्हें भी अपनी तैयारी भरपूर करनी चाहिए, क्योंकि अब इस वक्त अब हम जिस इरा के अंदर दाखिल हो रहे हैं वहाँ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है अपने सर्वाइवल के लिए। आज तक के लिए इतना ही नाज़रीन, कल नए मौज़ूआत के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।